नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक ले रहे हैं, पंचवर्षीय योजनाएं। टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजनाएं या 5 ईयर प्लान्स। इसको हम कह सकते हैं भारत में आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन। भाइयों, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब बात आती है आर्थिक नियोजन या पंचवर्षीय योजना, ये क्या है, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, तो पहले उसकी बात करते हैं। देखिए भाइयों, 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र होता है तो हमारे नेताओं के मन में आता है कि भाई भारत का विकास अब कैसे किया जाए। चलो, हम अंग्रेजों से स्वतंत्र तो हो गए, कौन सी योजनाएं हमको अमल में लानी चाहिए जिससे कि भारत का विकास हो सके। तो उसके लिए हमने पंचवर्षीय योजनाओं पर सहमति दे दी। लेकिन पंचवर्षीय योजनाएं किसी और देश में भी चल रही थी क्या भारत से पहले? तो याद रखना, वर्ल्ड में सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी वो जोसेफ स्टालिन ने 1928 में रूस में शुरू की थी। सोवियत संघ या रूस में शुरू की थी। तो रूस या सोवियत संघ कह सकते हो, उस समय तत्कालीन सोवियत संघ, वर्तमान रूस। 1928 में वर्ल्ड में पहली बार पंचवर्षीय योजनाएं जोसेफ स्टालिन द्वारा रूस से शुरू की गई। ओके, इन्हीं को आधार मानकर भारत में भी पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कर दी। तो पहली बात आती है, पहला सवाल बनता है कि भाई भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस देश से प्रेरणा प्राप्त करके करी गई? तो भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो रूस की पंचवर्षीय योजनाओं से प्रेरित थी। क्लियर हो गया? दूसरी बात, सबसे पहले कहां हुई? रूस में हुई। कब हुई? 1928 में हुई। किसके द्वारा शुरू की गई? जोसेफ स्टालिन द्वारा। अब हमने कहा कि भाई, हमारे नेताओं ने कहा कि हमें भी रूस की तरह 5-5 साल के प्लान बनाने हैं। पंचवर्षीय यानी 5 वर्ष वाली योजनाएं, 5-5 वर्ष के लिए प्लान बनाने हैं, योजनाएं बनानी है। तो अब निश्चित हो गया कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलेंगी। लेकिन पंचवर्षीय योजनाएं बनाएगा कौन भाई? तो इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई योजना आयोग को। योजना आयोग। तो योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप भाई 5 साल की योजना बनाइए भारत के विकास के लिए। अब योजना आयोग की जो स्थापना होती है, योजना आयोग से संबंधित कई सारे सवाल आते हैं। पहला सवाल, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी में हुई। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 1950 ईस्वी में होती है। ओके भाई, पहला सवाल यह बनता है। दूसरा, योजना आयोग के बारे में, योजना आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता भाई। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारा देश का, वो योजना आयोग का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है। यहां से भी एक बहुत अच्छा सवाल बनता है। पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा यह भी बन सकता है, योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भैया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो वही योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष भी बन गई। तो ये सवालों को आप इधर उधर बिखेरना नहीं है, संभाल कर रखना है। क्यों? आप अगर जानते हैं कि जो भी प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ओके, इसके बाद 1950 में स्थापना हुई, इसका अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है, यह भी क्लियर हो गया। दूसरा, योजना आयोग के बारे में एक चीज और देखिए,
इसका जो पहला उपाध्यक्ष था, पहला अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले अध्यक्ष तो हो गए, पहले प्रधानमंत्री थे। प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष से गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा पहले उपाध्यक्ष बने योजना आयोग के। ये पोस्ट महत्वपूर्ण होती है भाई, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है उपाध्यक्ष के ऊपर। ओके, इसलिए ये पूछा भी जाता है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे काम हैं, तो मेन चीज है कि एक तरह से सारा काम उपाध्यक्ष के हाथ में ही होता है। बस प्रधानमंत्री की तो संस्तुति लास्ट में ये चाहिए कि भैया ये करना है नहीं करना, वो फाइनल डिसीजन प्रधानमंत्री का होता है। तो इसलिए उपाध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। योजना आयोग के बारे में एक सवाल और ध्यान रखना सर, योजना आयोग एक संविधानेतर निकाय है। संविधानेतर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, संविधान इतर। इतर मतलब अलग, संविधान प्लस इतर मिलकर संविधानेतर निकाय हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि हमारे संविधान में योजना आयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। समझ में आ गया? अब अगर आपसे कोई पूछे कि योजना आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में, कहीं पर भी नहीं है भाई। योजना आयोग एक संविधानेतर निकाय है। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आ गया है? नीति आयोग आ गया है। ये 1950 में बना था योजना आयोग, ये 2015, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आ गया भाई। 15 अगस्त 2014 को 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्ति की घोषणा कर दी गई और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आ गया। तो योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया है? नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग हमारा अलग टॉपिक रहेगा, इसको हटा देते हैं। अभी योजना आयोग से संबंधित एक चीज और, अब क्योंकि योजना आयोग समाप्त हो चुका है, तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, तो अंतिम अध्यक्ष कौन हुए? नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जो हैं अंतिम अध्यक्ष रहे, पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन है? मोंटेक सिंह अहलूवालिया रहे। जब योजना आयोग का विघटन हुआ उस समय मोंटेक सिंह अहलूवालिया इसके उपाध्यक्ष थे, तो अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया रहे। यह सब कुछ था योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग क्या करता है? इसका काम है पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना भाई, पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का काम योजना आयोग का, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? देता है नहीं, देता था तो राष्ट्रीय विकास परिषद। एक और संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। डेवलपमेंट पूरा लिख लेना, काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या एनडीसी, ये पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देती है। तो योजना आयोग का काम है पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, इसका काम पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना। यह भी संविधानेतर निकाय है। इसका अध्यक्ष भी पदेन प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सेम। पदेन प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है, जैसे उसमें था, यहां पर भी वही है। इससे अलग इसमें भारत सरकार के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो इसमें सभी शामिल होते हैं। या में इसमें कौन शामिल होते हैं भैया? केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर सारे इसमें शामिल होते हैं। इससे अलग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सीएम, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं।
ये थोड़ा सा संस्था थोड़ी उससे बड़ी है। तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाएगा योजना आयोग, फिर इन सभी के पास आएगा। ये जैसे ही उसको फाइनल कर देंगे, परमिशन दे देंगे, तो अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद योजना लागू हो जाएगी। समझ में आ गया? ये भी संविधानेतर निकाय है, इसका अध्यक्ष भी पदेन प्रधानमंत्री होता है। इसमें केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। ये भी पदेन ही होते हैं सर। एक बात तो, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई, ये भी क्लियर है। 1952 में 2 वर्ष बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ऐसी थी जिसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, बाकी सभी में इसकी जरूरत पड़ी है। ओके, अगले पर चलते हैं। अब आ जाते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 1956 तक चलती है भाई। एक बात और कहना चाहूंगा भाई, बहुत सारे भाई सोचेंगे कि भाई पंचवर्षीय, अब योजना आयोग ही खत्म हो गया तो पंचवर्षीय योजनाओं से भी सवाल नहीं बन सकता। भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसका जो है रोल थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं हुआ है। सवाल अभी भी निकल कर आ सकते हैं इसमें से। ठीक है, क्यों? अगर ऐसी बात करें, पुराना नहीं पूछा जाता तो आज हम इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं भाई? समझ में आ गया ना? तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई जब योजना आयोग की खत्म हो गया है तो अब इसका रोल खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जरूर पढ़िए भाई इसको, ओके। और जितना आवश्यक है हम उतना ही पढ़ाएंगे आपको, हर एक योजना के बारे में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलती है। तो योजना आयोग ने ये बनाकर दे दी। तो याद रखना भाई, पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल को नहीं चली, ये दिसंबर 1951 में चलती है भाई। 8 दिसंबर 1951 को ये जो है संसद के पटल पर रखी जाती है, लोकसभा में पेश की जाती है। तो दिसंबर 1951 में शुरू हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना, 1956 तक चलती है। ओके, दूसरी बात भाई, ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ओके, 1951 से 56 तक चली। इस योजना में मुख्य रूप से कृषि पर बल दिया गया, कृषि पर फोकस किया गया या कृषि पर बल दिया गया। इसका मतलब क्या था? योजना बनाने वाले सोच रहे थे कि पहले कृषि को बढ़ावा देना है, तो सबसे ज्यादा बढ़ावा कृषि को दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ कृषि, इससे अलग उद्योग भी थे हमारे, यातायात भी था, सभी चीजों को लेकर चल रहे थे वो, लेकिन कृषि पर मेन फोकस था। अगर हम बात करते हैं उद्योगों पर, जितना इसमें दिया गया था, जितना इनमें अगर टोटल धन की बात करें, टोटल धन में से जितने % उद्योगों पर दिया गया था, जितना धन इसमें लगाया गया था, दूसरी योजना में उसका 3 गुना कर दिया गया था भाई उद्योगों पर। तो दूसरी योजना में उद्योगों पर बल दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले में उद्योग बिल्कुल जीरो थे, ऐसा नहीं है, थे, लेकिन मेन फोकस इस पर था, कृषि पर बल था। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में जीडीपी में 2.1% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। पहली योजना थी तो हमारे नीति निर्माताओं ने देखा कि हमें इतने % जीडीपी को बढ़ाना है, लेकिन जब रिजल्ट निकल कर आया तो इससे काफी अच्छा था, लगभग 3.5% के करीब जीडीपी में वृद्धि हुई थी। तो इसका मतलब पहली योजना पूरी तरह से सफल रही थी। पहली योजना में 2.1% वृद्धि रखी गई थी औसत, लेकिन 3.5% की वृद्धि हो गई थी। तो पहली योजना पूरी तरह सफल रही। 1951 से 1956 तक चलती है। इसके बाद आते हैं भाई दूसरी योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान। 1956 से 61 तक चली भैया। 1956 से 61 तक जब चलती है, इसको फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल, ये जो थी फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, या इसे महालनोबिस योजना भी कहा जाता है। ठीक है,
फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी संगठन के अध्यक्ष रह चुके थे। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही भारत के मामले में इनकी। भारत में सांख्यिकी की बात करें, भारत में कंप्यूटर की बात करें तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा। आज भी इनकी याद में हम सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। तो फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना और इसमें भारी उद्योगों पर बल दिया गया। यानी कि टोटल, आप लगभग याद रखिए कि टोटल योजना का जो धन था उसका चौथाई भाग, लगभग कह रहे हैं पूरा नहीं, लगभग चौथाई भाग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया गया। इंडस्ट्री के विकास के लिए, भारी उद्योगों के विकास के लिए चौथाई हिस्सा आवंटित किया गया। अब आप समझ सकते हैं भाई, भारी उद्योगों पर बल था इसका। क्वेश्चन फिर इसके बाद आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। 1961 से 1966, 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो ऐसे में याद रखना भाई कि इस योजना के दौरान कुछ घटनाएं हो गई। पहली घटना होती है 1962 में भारत चीन युद्ध। दूसरी घटना होती है 1965 में भारत पाक युद्ध। ये दो महत्वपूर्ण बड़े युद्ध हो गए। इंडिया को दो युद्ध झेलने पड़े इसी योजना काल के दौरान। इसके बाद 1965 और 66 में सूखा पड़ता है भारत में। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, तो इसका भी दुष्परिणाम देखने को मिलता है सूखे का। तो नतीजा ये होता है, ऐसी तीन चीजों को झेलने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है और ये योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। जो सोचा गया था कुछ नहीं हो रहा था, तो बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है ये योजना। इस योजना के फ्लॉप होने के बाद अभी ये समझिए कि भारत बहुत बुरी स्थिति में फंस चुका, आर्थिक संकट में फंस चुका था एक तरह से। अब भारत के पास पैसा नहीं है। अगर व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो वो फ्यूचर प्लान नहीं कर सकता, फिर वो छोटे छोटे प्लान सोचकर चलता है। तो ऐसा ही इंडिया के साथ होता है। 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 एक वर्षीय योजनाएं चलाई। अब 5 वर्षीय योजना के बजाय हम एक वर्षीय, एक एक साल की योजना चला रहे हैं। इस टाइम को योजना अवकाश कहा गया भाई। क्या बोला गया भाई? योजना अवकाश। तो योजना अवकाश कब था? तीसरी और चौथी योजना के बीच। योजना अवकाश का मतलब था एक एक साल की 3 योजनाएं चलाना। तो तीसरी योजना के बाद हुआ योजना अवकाश। वो क्यों हुआ वो भी समझ में आ गएगा। चौथी योजना से पहले हुआ। चौथी योजना चलती है 1966 से 1969 से 1969 से 1974 तक। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि कौन सी 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच योजना अवकाश था? कौन सी 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच योजना अवकाश था? तो तीसरी और चौथी योजना के बीच योजना अवकाश रहा। ठीक है, इसके बाद जब हम चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसमें एक चीज याद रखनी है आपको जो महत्वपूर्ण है कि इसके दौरान गाडगिल फॉर्मूला को अपनाया गया। इसकी मेन उपलब्धि थी गाडगिल फॉर्मूला। 1969 में आया था ये। अब ये गाडगिल फॉर्मूला क्या था? देखिए क्या हुआ था। गाडगिल उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। इन्होंने बताया कि भारत सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है, अनुदान, ठीक है, राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है, राज्यों को अनुदान केंद्र की ओर से जो दिया जाता है उसका एक सिस्टम होना चाहिए और वो सिस्टम ही गाडगिल फॉर्मूला कहलाया। ठीक है, गाडगिल फॉर्मूले के तहत
केंद्र से राज्यों को अनुदान दिया गया। ये आपको याद रखना कि गाडगिल फॉर्मूला कौन सी योजना में था, चौथी योजना 1969 में। वर्ष भी पूछा जा सकता है गाडगिल फॉर्मूले का, कौन सी योजना ये भी पूछा जा सकता है, और किससे संबंधित था, केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान से संबंधित था। चौथी पंचवर्षीय योजना हो गई। अब इसके बाद आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से चलती है और 78 तक चलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना भाई कि ये पांचवी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो 4 वर्ष चली। हर पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष चल रही है, लेकिन ये 4 वर्ष चल रही है। तो पहला सवाल यही उठता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष चली, तो आंसर है पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष चली। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने चलती हुई योजना को समाप्त घोषित कर दिया गया। कहा कि ये योजना आयोग को भंग कर दो, अभी थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दो। तो 1978 में ये योजना समाप्त हो गई थी। ओके, किसके द्वारा? जनता पार्टी की सरकार द्वारा। अब इसके बाद देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद एक बात और, पांचवी पंचवर्षीय योजना में एक सवाल और बनता है कि इसका लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन, निर्धनता उन्मूलन, उन्मूलन यानी समाप्ति, डिमोलिशन। ठीक है, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखे गए? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में इनको लक्ष्य बनाया गया। ये क्लियर हो गया भाई। इसके बाद देखिए, अभी जो महत्वपूर्ण है हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं। 78 से 79 और 79 से 80 तक फिर योजना अवकाश रहा 2 वर्ष का, कोई योजना नहीं चली। तो 3 वर्ष का पहले अवकाश हो गया, 2 वर्ष का यहां पर अवकाश हो गया, 5 वर्ष का अवकाश हो गया। फिर छठी योजना चलती है 1980 से 85। सातवीं योजना चलती है 1985 से 1990। ठीक है, तो पहले 3 योजनाएं चली, 3 साल का गैप आया। फिर 2 योजना चली, चौथी और पांचवी, 2 साल का गैप आया। फिर 2 योजना चलती हैं, फिर 2 साल का गैप आ जाता है। तो सातवीं योजना 90 तक चलती है। इसके बाद फिर 90 से 91 और 91 से 92 तक फिर कोई योजनाएं नहीं चलती। इस समय हो क्या रहा था? देश के राजनीतिक माहौल में बहुत बड़ी उथल पुथल हो रही थी भाई। इंद्र कुमार गुजराल, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, ये सभी जो प्रधानमंत्री बदल रहे थे बार बार, ये इसी टाइम के करीब की बात है भाई। तो उसी उथल पुथल के दौरान भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलाने का मौका नहीं मिलता। तो पहले 3 साल का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप। ठीक है, तो अभी तक हमारी कितनी योजनाएं हो चुकी है? 7 योजनाएं हो चुकी हैं। तो 7वीं देखिए, पहले 3 योजना, 3 साल का गैप, फिर 2 चलती हैं, 5 हो गई, फिर 2 साल का गैप, फिर 2 चलती हैं, फिर 2 साल का गैप हो गया। तो 7 वर्षों का गैप रहा। तो पूछा जा सकता है भारत के योजना काल में तो कुल कितने वर्षों का योजना अवकाश रहा? तो 7 वर्षों का अवकाश रहा भाई। ओके, फिर इसके बाद आती है 8वीं योजना। 8वीं योजना 1992 से 1997। 9वीं योजना 1997 से 2002। इसके बाद कोई योजना अवकाश नहीं रहा भाई। 10वीं 2002 से 2007। 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं योजना 2012 से 2017। ये अंतिम योजना रही। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी रही? 12वीं पंचवर्षीय योजना रही 2017 तक, क्योंकि इसके बाद 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी गई और नीति आयोग को जिम्मेदारी सौंप दी गई। नीति आयोग किस तरह से कार्य कर रहा है वो हम अलग वीडियो में आपको बताएंगे, समझाएंगे।
तो ये हमने आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया। इनके बारे में आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। थोड़ा देख सकते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में 10% का लक्ष्य रखा गया था पहले, फिर वो घटाते घटाते 8% तक ले आए थे सर। तो बस इतना रखिए याद, ज़्यादा कुछ रखने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण थे पॉइंट थे वो हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर बताया आपको। कौन सी योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी ये याद रखना है आपको, और ये भी याद रखना आपको कि कितना योजना अवकाश हुआ, बीच में कहाँ पर योजना अवकाश हुआ, अंतिम योजना कौन थी, और अंतिम योजना के समय हमारे उपाध्यक्ष कौन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया अंतिम उपाध्यक्ष हुए। क्लियर हो गया भाई। तो ये था भाई भारत में आर्थिक नियोजन। भाइयों हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और भाई लाइक करते समय मुझे नहीं लगता कि आपका इतना टाइम खर्च होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि लगभग 20% या 25% लाइक मिलते हैं। तो क्या वीडियो में आपको लगता है कि भाई इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है? अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है तो डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इतना टाइम ले रहे हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट वीडियो देखने में लगा रहे हो, तो 1 सेकंड लाइक बटन पर भी खर्च कीजिए प्लीज़। वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े भाई। हमारे प्रयत्न रहेगा आपको अच्छे टॉपिक देने का। ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि मैं वो टॉपिक कम पकड़ रहा हूँ जो ईजी है, मैं वो टॉपिक पहले पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे बच्चे डर रहे हैं। अगर मैं और टीचर्स की तरह करूँ तो अभी जैसे मेरे बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, भैया हिस्ट्री करा दो, पॉलिटिकल करा दो, ये ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत सारे यूट्यूब पर आपको मिल भी जाएंगे, और दूसरा बच्चे अपना आप भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। लेकिन मैंने वो चीज़ ना पकड़कर ऐसे टॉपिक को पकड़ा है जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट कम होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें आप बढ़ावा दीजिए, हम अपनी तरफ से द बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कराइए ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है भाइयों, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद भाई।